अस्सलामुअलैकुम। तो हम इस एक वीडियो के अंदर देखेंगे कि एचटीएमएल क्या भला है और ये कैसे एचटीएमएल कोड किया जाता है इसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्लास में देखा था कि H1 टैग क्या होता है और पी टैग क्या होता है। तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और दोबारा से देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पर एक H1 का टैग डाला है और मैंने कोड को रन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह बन कर आया है। सही है। H1 के ज़रिए से हम सिंपल अपने कोड के अंदर हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। H1 के नाम से ही पता चल रहा है, H हेडिंग टैग। सही है। हमने सबसे पहले देखा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास HTML के अंदर टैग होता है उसको हम डॉग टाइप कहते हैं। सही है। अगर आप इस फाइल के टॉप पर देखें तो आपको डॉग टाइप HTML के नाम से एक टैग नज़र आ रहा होगा। तो ये सिंपल हम ब्राउज़र को बताने के लिए कि हमारे पास ये जो फ़ाइल है ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है। फिर हमने देखा था कि इसके बाद जो सेकंड टैग हमारे पास होता है HTML के अंदर वो HTML के नाम से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फिर इसमें हमारे पास HTML टैग के अंदर हमारे पास दो बेसिक टैग होते हैं, एक हेड का और एक बॉडी का। सही है। और टैग में जो हमारा कोड का दारोमदार है सारा का सारा टैग के ऊपर ही होते हैं। सही है। और जो भी चीज़ हम लिखते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए, जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो हम टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो अब बेसिक हमारे पास 4 टैग आए, एक डॉग टाइप का, दूसरा HTML, तीसरा हेड और चौथा बॉडी का। हेड के अंदर हम सिंपल टाइटल लिखते हैं। सही है। टाइटल जो हमें किसी वेबसाइट के सबसे टॉप में नज़र आते हैं, यानी किसी वेबसाइट का नाम समझोगे। सही है। तो उसको जो है हम टाइटल के अंदर लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर माय वेबसाइट लिखा है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। तो यह इसमें हम सिंपल वेबसाइट का नाम लिखते हैं। सही है। टाइटल सिंपल इसी के लिए यूज़ होता है और टाइटल हमारे पास हेड के अंदर आते हैं। सही है। फ़िलहाल के लिए सिर्फ आप टाइटल ज़हन में रखें कि हम हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे। सही है। हेड के बाद हमारे पास बॉडी का टैग होता है और इसके अंदर हम जितने भी कोड करेंगे किसी वेबसाइट को बनाने के लिए तो वो सारा का सारा हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। सही है। तो मैंने सबसे पहले H1 का टैग लगाया। सही है। सिंपल, अगर आपको पता ना हो कि H1 क्या होता है तो इसे हम अपने वेबसाइट के अंदर हेडिंग देते हैं। सही है। इनका साइज़ कोड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इस तरह हमारे पास 6 हेडिंग आते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये 6 हेडिंग है। सही है। इनमें साइज़ में कोई छोटा है और कोई बड़ा है। सही है। इसके जितने नंबर बढ़ते जाएंगे, मिसाल के तौर पर H6 है तो वो सबसे साइज़ में छोटा होगा, और जब इनके नंबर कम होंगे जैसे H1 तो इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सब टैग के नाम लिखूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मैंने इस तरह चंद टैग लिखे, H1, H2, H3, H4, H5। सही है। तो इसके अंदर मैं कुछ इस तरह लिखूँगा। आपको इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये हेडिंग का टैग है, क्योंकि हमारे पास HTML के अंदर बाज़ टैग ऐसे होते हैं कि उनके नाम से ही पता चलता है कि इसका यूज़ क्या होगा कोड के अंदर। सही है। तो इनमें हमारे पास ये एक टैग हेडिंग का टैग है कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है। सही है कि ये कौन सा टैग है। मैं यहाँ पर एक H6 का भी एक टैग बनाऊँगा ताकि आपको पता चले कि H6 के नाम से भी एक टैग होता है। फिर इसके बाद जो है मैं जाऊंगा अपना कोड रन करूंगा। सही है। मैंने तरीका बताया हुआ है आपको कैसे रन करते हैं। तो ये हमारे पास टैग आ गए। सही है। जो हमारे पास H1 था, माई ई कॉमर्स वेबसाइट, ये हमारे पास H1 टैग है तो इसका साइज़ सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद H2 है, फिर H3, H4, H5, H6। इस तरह इनके साइज़ छोटे होते जाते हैं जितना इनका नंबर बढ़ता जाता है। सही। तो आपने देखा कि हमारे पास ये H1 टैग क्या होते हैं। सही है। H1 क्या होते हैं, H2, H3, H4, H5, H6। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और मैं यहाँ पर एक HR का टैग लगाऊंगा। HR का टैग हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो सिंपल लाइन के लिए यूज़ होते हैं। सही है। और हमारे पास एक P का टैग होता है जो हम पैराग्राफ बनाने के लिए लगाते हैं। ये मैंने सिंपल एक पैराग्राफ बनाया और HR टैग के ज़रिए से मैंने एक लाइन दी है। सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास I का टैग है। सही है। I के टैग से मतलब इटालिक, हम किसी फ़ॉन्ट को स्टाइल देते हैं ना तो उसके लिए हम I का टैग यूज़ कर सकते हैं सिंपल। तो हमारे पास I का टैग है। अगर आप देखें आउटपुट में तो दिस का जो स्टाइल है ये चेंज हुआ होगा, ये थोड़ा टेढ़ा सा लिखा हुआ होगा, ये आप देख सकते हैं। दिस का जो स्टाइल है ना वो चेंज है, थोड़ा सा टेढ़ा है।
इस माई ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है और दिस जो है थोड़ा सा टेढ़ है। तो आई का टैग हम सिंपल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हमने H1 के बारे में देखा ये क्या होता है, और हमने पी टैग के बारे में देखा ये पी टैग क्या होते हैं, और हमने इस तरह आई टैग के बारे में भी देखा कि आई टैग किस लिए यूज़ होते हैं। सही है। तो H1 हमारे पास हेडिंग के लिए, पी टैग हमारे पास पैराग्राफ बनाने के लिए। सही है। और आई का टैग जो है ये यानी फ़ॉन्ट को स्टाइल देने के लिए सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम आगे जो है चलकर CSS में पढ़ेंगे कि हम फ़ॉन्ट को किस तरह स्टाइल दे सकते हैं, किस तरह उनके जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एंकर टैग आता है। सही है। हम अपने वेबसाइट में लिंक ऐड करने के लिए या अपने वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए हमारे पास एंकर टैग होता है, जिसके अंदर हम अगर हमें दूसरे पेज पे उस किसी यूज़र को लेकर जाना है तो हम उस पेज का लिंक देते हैं उसके अंदर। और अगर हमें किसी अपने सोशल मीडिया पे लेके जाना होता है तो हम उसी प्लेटफॉर्म का क्या देते हैं, लिंक देते हैं। तो ये हमारे पास एंकर टैग होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है href से, उसके अंदर हम लिंक देते हैं। फिर हमारे पास एक इमेज का टैग होता है, जैसे img का टैग होता है। इसमें हम सिंपल अपने वेबसाइट में कोई इमेज शो कराना होता है तो हम img का टैग बनाते हैं। फिर इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक SRC का और दूसरा आल्ट का। सही है। SRC के अंदर ये आप देख सकते हैं मैंने रिलेटिव पाथ दिया हुआ है। सही है। और आल्ट मैंने एक आल्ट का एट्रीब्यूट दिया हुआ है इसके अंदर। तो SRC में हम दो रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं और एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है .// लगाया है। डॉट का मतलब ये है कि इस फोल्डर के अंदर मेरे पास जितनी फाइलें हैं ना उनको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। फिर जब मैंने // लगाया तो मेरे सामने सारे फाइलें आ गई। अब मैं इसमें जो सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल एक इमेज को सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह कुछ इमेज आ गई। अब मैं इसको चेंज करूँगा और इस पर ये इसका साइज़ चूँकि बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ पे दूसरा इमेज लगाऊँगा ताकि सही तरीके से नज़र आए। तो मैं नीचे आऊँगा, ये वाला इमेज यहाँ पे लगाऊँगा सिंपल। और अब अगर हम आउटपुट में देखें तो हमारे पास ये इमेज चेंज हो गई और एक बेहतरीन तरीके से हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब तो सिंपल हम img के टैग के ज़रिए से किसी वेबसाइट में हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको आल्ट का एक एट्रीब्यूट आपको नज़र आ रहा होगा। सही है। इमेज के टैग के अंदर तो इसका काम ये देख रहे हो अभी ये दिस इज़ एन इमेज। ये क्यों कि जब हमारे पास इमेज के अंदर कोई फॉल्ट आ जाते हैं, इमेज सर्वर से इमेज हमारे पास नहीं आता, तो हम यहाँ पे आल्ट के अंदर कुछ ऐसा लिखते हैं कि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ था। जब मैंने यहाँ पर दिस इज़ एन इमेज लिखा, अब हमारे पास अगर इमेज शो ना हो तो यूज़र को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पर इमेज था, बट अब किसी इशू की वजह से मुझे शो नहीं हो रहा। तो सिंपल हम आल्ट के अंदर इस तरह कुछ लिखते हैं कि यूज़र को पता चले कि यहाँ पर कुछ था। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास इमेज और 3 एंकर टैग हो ये सेम लाइन के अंदर आए, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास एंकर टैग जो है ये इनलाइन एलिमेंट है। सही है। अब ये भी हमारे पास एक इशू है कि तीनों सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल एक ब्रेक का टैग लगाते हैं ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए और बीच में स्पेस आ जाए। सही। तो हम ब्रेक का टैग लगाएंगे ताकि यह मसला हमारा सॉल्व हो जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक BR का टैग लगाऊँगा तो इसने लाइन चेंज कर दी। अब अगर मैं एक दूसरा ब्रेक का टैग लगा दूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास इमेज थोड़ी और भी नीचे आ गई। सही। तो ये हमारे पास एंकर टैग और इमेज का टैग हो गया, जिसमें हमने देखा कि हम अपने वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरह लिंक ऐड कर सकते हैं और इमेज हम सिंपल अपने वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम HTML के अंदर एंकर टैग के ज़रिए एक पेज से दूसरे पेज के अंदर कैसे जाएंगे, तो वो अभी देखते हैं कि मैं यहाँ पर सिंपल एक HTML का टैग बनाऊँगा और उसके अंदर जैसे कि मैंने ये 3 टैग बनाए, होम, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट का। और उसके अंदर मैं जिस पेज के ऊपर यूज़र को लेके जाना चाहता हूँ, अपने HTML कोड के जिस पेज के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ उस पेज का मैं सिंपल पाथ दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अबाउट का एक फ़ाइल बनाया है। सही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र जो है होम के अंदर जो हमारे पास अबाउट का एंकर टैग है, सही है, वो इस पर क्लिक करे और हमारे अबाउट फ़ाइल के अंदर चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस एंकर टैग के href के अंदर जो एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है
मैं इसके अंदर पाथ दूंगा जिस फाइल के ऊपर मुझे लेके जाना है। सही है, तो मैं यहाँ पर एक रिलेटिव पाथ देता हूँ अपने फाइल का और डॉट स्लैश के ज़रिए से मैं उस फाइल को सेलेक्ट करूँगा। सही है, इस तरह मैंने एक कॉन्टैक्ट का फ़ाइल बनाया है और एंकर टैग के अंदर मैंने उस कॉन्टैक्ट फाइल का पाथ दिया है। अब जो भी कॉन्टैक्ट अस के टैग के ऊपर क्लिक करेगा, जो हमारा एक एंकर टैग है कॉन्टैक्ट अस, सही है, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास सीधा कॉन्टैक्ट के पेज पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर आया, तो बिल्कुल इजी। आप इसको खुद ट्राई करें कि हम HTML के एक पेज से दूसरे पेज के अंदर कैसे जा सकते हैं। तो सिंपल एंकर टैग का मेन जो यूज़ होता है वो इसी के लिए होता है। फिर इसमें एक और टेक्निक होती है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एंकर टैग और किस लिए यूज़ हो सकता है। सही है, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि अपने एंकर टैग के अंदर किसी इमेज का पाथ दे, जो कोई उस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करे तो सिंपल उसके सामने वो इमेज खुल जाए। तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं। सही है, कि यहाँ पर आप देखें कि मैंने क्या कि एंकर टैग के अंदर मैंने एक इमेज का पाथ दिए। से मैं इस कोड को रन करूँगा और पहले पेज का जो हमने कोड रन किया था उसको मैं सिंपल बंद कर दूँगा। कोड को रन करने के लिए मैं नीचे जाऊंगा, अपने राइट हैंड के बिल्कुल नीचे में जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गो लाइव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास कोड रन हो गया। सही है, ये हमारे पास इमेज इतना बड़ा शो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। सही है, इस तरह हमारे पास इमेज के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उसको हम CSS के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं, जिसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। सही है, तो मैं यहाँ पर इमेज का पाथ चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये इमेज का इशू ख़त्म हो जाए। या सिंपल मैं ऐसा करता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ इस एंकर टैग को। अब मैंने यहाँ सोफ़ा के नाम से मैंने एक एंकर टैग बनाया है। सही है, अब मैं चाहता हूँ कोई इस सोफ़ा के आइटम पर क्लिक करे और हमारे पास वहाँ पर एक इमेज शो हो जाए। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी एंकर टैग के href के अंदर, सही है, उस एंकर टैग के href के अंदर मैं इमेज का पाथ दे देता हूँ। जैसे कि मैंने सोफ़ा का एक href बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने इमेज का पाथ दिए। अब जो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने वो इमेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सही है, अब हम ट्राई करते हैं कि वो इमेज हमारे पास शो होता ही नहीं जो जिसका पाथ हमने href के अंदर दिया है। तो मैं सिंपल जाऊंगा अपने आउटपुट के अंदर और ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वो इमेज ओपन हो गई। सही है, तो इस तरह भी आप href को यूज़ कर सकते हैं, यानी एंकर टैग को। सही है, अच्छा अगर हमें HTML का फ़ाइल बनाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे और आखिर में .html लिख देंगे। सही है, ये हमारे पास HTML फ़ाइल की अलामत होती है। इसी तरह हमें CSS का फ़ाइल बनाना हो तो हम फाइल का नाम लिखते हैं और आखिर में .css लगाते हैं तो हमारे पास फ़ाइल बन जाती है और ये CSS यानी स्टाइल शीट की अलामत है। सही है, तो अब हम लिस्टिंग के हवाले से कुछ देखेंगे कि लिस्ट हमारे पास क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया था कि लिस्ट के अंदर हमारे पास दो टाइप होती है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। सही है, तो सिंपल मैं एक H1 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं इस तरह लिस्टिंग लिखूंगा और बाकी मैं सब कुछ रिमूव कर दूंगा और दोबारा नए सिरे से करूंगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। सही है, और मैं यहाँ पर नीचे कोड को रन कर दूंगा। तो सिंपल हमारे पास एक H1 का हेडिंग आया। अब मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले लिस्ट का जो कंटेनर टैग है हम वो डालेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास OLS है यानी ऑर्डर लिस्ट, इसमें हमारे पास काउंटिंग आएगी 1 2 3 4 5। फिर इसके अंदर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। सही है, उस जिसके अंदर 1 2 3 यानी काउंटिंग नहीं होती। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा। फिर इसके अंदर मैं इसके कुछ चाइल्ड बनाऊंगा जिसे हम LI कहते हैं यानी लिस्ट। सही है, तो मैंने कुछ इस तरह 5 LI के टैग बनाए और इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा इस तरह। कुछ इस तरह मैं लिखूंगा और दिस इज़
आइटम, सही है। तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का एक आइटम शुमार होता है, सही है। तो मैंने सिंपल एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, सही है, और उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने 5 LI के टैग बनाए, सही है, यानी उसके मैंने चाइल्ड बनाए आइटम। अभी मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हमारे पास काउंटिंग नहीं होती है। ये 2 टाइप है, सही है, लिस्ट की। तो जैसे कि यहाँ पर आपको 1 2 3 नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो मैंने एक UL का टैग बनाया, इसके अंदर मैं इसके अभी चाइल्ड टैग बनाऊंगा, सही है, जिसे हम आइटम भी कह सकते हैं, सही है। मैं करूँगा ये कि LI का टैग का नाम लिखूँगा, फिर मल्टीप्लाई का जो हमारे पास निशान होता है, सही है, कीबोर्ड में वो लिखूँगा, और मुझे जितनी LI चाहिए वो काउंट लिखूँगा, और जब मैं इंटर करूँगा तो उतनी LI मेरे पास बनकर आ जाएगी। ये शॉर्टकट है, सही है। इस तरह आप कम टाइम के अंदर बहुत कोड लिख सकते हैं। आपको जो भी टैग चाहिए वो उसका नाम लिखो और उसके साथ एक मल्टीप्लाई का निशान डालो, और जितनी मरतबा आप उस टैग को लिखना चाहते हो वो काउंट लिख दो, सही है। जैसे कि मैं यहाँ पर LI के 5 टैग बनाऊँगा, तो मैं LI का नाम लिखूँगा और मल्टीप्लाई का साइन डालूँगा और फिर 5 लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। मेरे पास 5 LI जो है बनकर आ जाएंगी। इसके बाद मैं करूँगा ये कि सिंपल ऊपर से डेटा कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करूँगा। अब मैं हर टैग के अंदर इस तरह कॉपी और पेस्ट करूँगा, इस पर टाइम लगेगा, तो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करूँगा और सब के अंदर एक साथ डेटा लिखूँगा। इसके लिए सिंपल हम करते ये हैं कि आल्ट के ऊपर आल्ट को प्रेस रखते हैं और जिस जगह पे हमें लिखना होगा उसको सेलेक्ट करते जाते हैं। जितनी मतलब जिन जगह को हम सेलेक्ट करेंगे वो और आल्ट को हमने प्रेस रखा होगा तो वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मेरे पास जो है 2 लिस्ट आ गई, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट, सही है। तो इसके अंदर हमने एक टाइप पढ़ा था, यानी हमारे पास हर टैग का जो है एक बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होता है। तो इसको अपना टाइप चेंज करने के लिए हम अपना कस्टम टाइप लगाते हैं और उसका हम टाइप चेंज करते हैं। हमें किसी भी टैग की कोई स्टाइल चेंज करनी हो तो हम उसके लिए एट्रीब्यूट लगाते हैं, सही है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट की टाइप मुझे चेंज करनी है और इसका जो है स्टाइल मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं इसको टाइप का एट्रीब्यूट दूंगा, जिसको आप जानते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। मैं सिंपल टाइप लिखूँगा और इज इक्वल टू का साइन डालूँगा। इसके बाद मैं डबल कोटेशन डालूँगा, उसके अंदर मुझे इस टैग के ऊपर जो स्टाइल अप्लाई करना है वो लिखूँगा, सिंपल, सही है। और मैं इस टैग का जो है अपना टाइप चेंज कर दूँगा और मैं इसको कस्टम टाइप यहाँ से दे सकता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मैं किस तरह अनऑर्डर लिस्ट का जो है टाइप चेंज करूँगा, सही है। तो मैं यहाँ पर इस तरह कुछ लिखूँगा नन, और आप देख सकते हैं इसमें जो नुक्ते आ रहे थे अभी वो नहीं आ रहे, सही है, बिल्कुल नुक्ते ख़त्म हो गए। अब जब मैं वहाँ से नन हटाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नुक्ते वापस आ जाएंगे, सही है। अब ये देखें ये नुक्ते दोबारा आए, सही। अब ये हमने क्या किया, हमने अपना इसको कस्टम टाइप दिया। हमने कहा ना कि इसके अंदर जो नुक्ते ये हटा दो, तो हम सिंपल नन लिखेंगे, ये नुक्ते हट जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ इसके जो नुक्ते ना ये इसके नुक्ते जो है ना गोल है, ये कोने बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखूँगा। ये आप देख सकते हैं इसको जो नुक्ते जो थे वो 4 कोनों में तब्दील हो गए, सही है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप किसी टैग का अपना टाइप चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट के ज़रिए से। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसको टाइप दिया और इसका जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप था उसको मैंने चेंज किया एक एट्रीब्यूट के ज़रिए से, और वो एट्रीब्यूट हमारे पास टाइप है, सही है। तो हमने देखा कि HTML के अंदर हम कैसे एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, सही है। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट होता है और एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास काउंटिंग आती है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास काउंटिंग नहीं आती है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास HTML के अंदर एक कमेंट होती है, सही है। कमेंट हम अपने कोड को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं, सही है। तो कमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए आप जिस लाइन को आपने कमेंट करना हो उस पर आप कर्सर लेकर जाइए, उसको सेलेक्ट करें, फिर आप कंट्रोल+/, जब आप कंट्रोल+/ दबाएंगे तो वो लाइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी कि कमेंट हो जाएगी। अब HTML का कोड इसे रीड नहीं करेगा, सही है। ये सिंपल हम अपने आप को याद दिलाने के लिए, या अगर हमारा कोड कोई और खोले ताकि उसको पता चले इसने किया क्या है, सही है।
और हमें ख़ुद भी पता चले कि हमने क्या किए। बस अवकात ऐसा होता है कि हम बाद में जब अपना कोड खोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता मैंने ख़ुद क्या किए से। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। इसके बाद हम HTML के अंदर देखेंगे कि हमारे पास डिव ये क्या चीज़ है और स्पैन क्या चीज़ है। तो सिंपल डिव जो हमारे पास है HTML के अंदर, ये एक कंटेनर टैग होता है और इसके बजाय ख़ुद कुछ काम नहीं होते हैं, दूसरों के लिए ये ग्रुपिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और ये एक ब्लॉक एलिमेंट है या ब्लॉक टैग है, सही है। और ये दो टैग एक लाइन में कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट की ये ख़ासियत होती है कि वो हमेशा न्यू लाइन बनाएगा, सही है। अब मैं इस कोड को रन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है और स्पैन एलिमेंट क्या होती है। अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर जाएं और देखें कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैग कौन सा है, तो आपको उसमें डिव मिलेगा, सही है। डिव HTML के अंदर हमारे पास जो सबसे अहम टैग अगर कोई है तो वो हमारे पास डिव का टैग है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको अक्सर डिव का टैग ही नज़र आएगा, सही है। आप देख सकते हैं मैं एक वेबसाइट के अंदर आया हूँ और मुझे इसमें जो सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला टैग है तो वो डिव टैग है, सही है। आप देख सकते हैं कि डिव का यूजेज HTML के अंदर कितना होता है, सही है। तो डिव हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है और अगर आपको पता लगाना हो कि ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है और इनलाइन एलिमेंट कौन सा है, तो सिंपल आप एक टैग जो है 2 मरतबा लिखे, अगर उसने न्यू लाइन बनाई और लाइन चेंज की तो समझो कि ये हमारे पास ब्लॉक टैग है। अगर लाइन चेंज नहीं की तो ये हमारे पास इनलाइन टैग होगा, सही है। तो मैं कोड को रन करूँगा और देखूँगा कि हमारे पास ये 2 डिव के टैग जो मैंने बनाए हैं ये ब्लॉक टैग है या इनलाइन टैग है। मैं जाऊँगा यहाँ पर नीचे गो लाइव से रन करूँगा कोड को और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसने लाइन चेंज कर दी, सही है। मैंने जो 2 डिव के टैग बनाए थे तो उसने लाइन चेंज कर दी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सही है। ये अलग लाइन में आया और ऊपर वाला अलग लाइन में आया, सही है। इसने लाइन चेंज कर दी और एक न्यू लाइन ले ली, सही है। इस तरह हमारे पास स्पैन टैग होता है जो इनलाइन टैग है। आप देख सकते हैं मैंने 2 स्पैन टैग बनाए और दोनों सेम लाइन के अंदर ही आए, सही है। ये हमारे पास इनलाइन टैग होता है कि वो न्यू लाइन नहीं लेता और लाइन चेंज नहीं करता। इस तरह मैंने 2 टैग पी के टैग बनाए हैं और अगर आप आउटपुट में देखें तो इसने क्या की है कि इसने लाइन चेंज की है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ब्लॉक टैग है, सही है। इस तरह मेरे पास जो है H1 का टैग है, मैं सिंपल इसको देखना चाहता हूँ ये ब्लॉक है या इनलाइन टैग है, तो मैं इसको 2 मरतबा लिखूँगा। यहाँ पर मैं एक दूसरा H1 का टैग बनाऊँगा और फिर जाके आउटपुट में देखूँगा, सही है। अगर इसने लाइन चेंज की तो ब्लॉक टैग, अगर लाइन चेंज नहीं की तो इनलाइन। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पेज रिलोड करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है आउटपुट में। तो आप देख सकते हैं इसने लाइन चेंज कर दी और ये भी हमारे पास ब्लॉक टैग है, सही है, या ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरह आप नीचे एंकर टैग को भी देख सकते हैं कि इसने लाइन चेंज नहीं की है, सही है। मैंने 2 एंकर टैग लगाए जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, सही है, 1 एंकर टैग और 2 एंकर टैग, सही है। और मैंने जब आउटपुट में देखा तो मुझे कुछ इस तरह नज़र आया कि दोनों एक लाइन के अंदर ही लिखे हुए हैं, सही है, सेम लाइन के अंदर है। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि ये इनलाइन टैग है, सही है। तो हमने देखा कि हमारे पास डिव क्या होता है और स्पैन क्या होता है और ये आया ब्लॉक टैग है या इनलाइन टैग है, सही है। तो डिव हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है या ब्लॉक टैग है और स्पैन हमारे पास इनलाइन टैग है। अगर हम HTML के अंदर डिव का एक टैग बनाएं और आउटपुट में उसे देखें तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। वजह इसकी यही है कि ये बज़ात ख़ुद कुछ अमल नहीं करता, लेकिन दूसरों के लिए ग्रुपिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सही है। इसका ख़ुद कुछ अमल नहीं होता, असरात इसके कुछ नहीं होते, लेकिन ये दूसरों के लिए ग्रुपिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको नज़र नहीं आएगा, मैं इंस्पेक्ट के अंदर जाऊँगा और अगर मैं कोड के अंदर इसको देखूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिव टैग बना हुआ तो है लेकिन आउटपुट में शो नहीं हो रहा है, सही है। जब तक इसके अंदर आप कोई चीज़ नहीं रखेंगे तो ये हमारे पास तब तक अमल नहीं करेगा, सही है। तो अब हम टेबल के बारे में कुछ देखेंगे। टेबल हमारे पास HTML के अंदर क्या होता है, इसका यूजेज क्या है और ये कैसे बनता है। तो मैं जाऊंगा एक फ़ाइल के अंदर
और ये कुछ काम हमने किया था जब हमने टेबल का टैग पढ़ा था। तो टेबल हम सिंपल यूज़ करते हैं स्टॉक डाटा के लिए। हमारे सर्वर से कोई डाटा आ रहा होता है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ताकि यूज़र को वो शो हो जाए। सही है, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उसको शो कराने के लिए, अदरवाइज़ और भी इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम टेबल को यूज़ कर सकते हैं। सही है, स्टॉक डाटा वगैरह वगैरह। सही है, तो इसके बनाने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले एक टेबल का कंटेनर टैग बनाएं और इसके अंदर दो टैग, एक टी हेड का और दूसरा टी बॉडी का। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम बनाएंगे। तो मैं इस टेबल को जो है रिमूव कर दूंगा जो हमने बनाया था, और शुरू से एक दूसरा टेबल बनाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सही है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल के अंदर एक टी हेड का टैग है और एक टी बॉडी का। टी हेड के अंदर हम टी एच रखेंगे और टी बॉडी के अंदर हम टी डी रखेंगे। सही है, टी एच यानी टेबल हेडिंग। जो सबसे पहला रो हमारे पास होगा वो हमारा टी एच कहलाएगा। सही है, उसके अंदर हम टी एच के टैग बनाएंगे और बाकी नीचे जितनी भी रो होंगी उसके अंदर हम टी डी का टैग बनाएंगे। सही है, तो हमारे पास एक मेन टेबल का टैग है, उसके अंदर हमारे पास दो और टैग है, टी हेड का और टी बॉडी का। फिर टी हेड के अंदर हम टी एच की रो बनाते हैं और टी बॉडी के अंदर हम टी डी की रो बनाते हैं। सही है, अब देखेंगे किस तरह मैं एक टेबल बनाऊंगा। तो मैं कम वक्त के अंदर किस तरह एक बेहतरीन टेबल बना सकता हूँ। सही है, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मेरा टाइपिंग स्पीड जो है थोड़ा स्लो है, तो मुझे ऐसे तरीके बताएं ताकि हम उसके ज़रिए से कोड को जल्दी जो है लिखें। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम थोड़े से टाइम के अंदर हम ज़्यादा कोड कैसे कर सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले मैं इस कोड को रिमूव करूँगा और फिर नए सिरे से दोबारा मैं एक टेबल बनाऊँगा। इसे हम दोबारा किस लिए पढ़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ताकि किसी को समझ में ना आया हो, उसको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सही है, तो मैं इस कोड को रिमूव करूँगा और सबसे पहले हम एक टेबल का जो हमारे पास कंटेनर टैग है टेबल का नाम से, सबसे पहले हम वो टैग बनाएंगे और इसके अंदर बाकी जो हमारे पास इसके अंदर और टैग होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सही है, तो आप गौर से देखें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस हुई है तो उसे आप क्लियर करें और आपको आगे कोई इशू ना आए। सही है, मैं यहाँ पर एक टेबल का टैग बनाऊँगा, उसके अंदर मैं एक टी हेड का टेबल बनाऊँगा और इसी के साथ में एक टी बॉडी का टेबल बनाऊँगा और फिर इसके अंदर कुछ और टैग बनाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने 3 टैग बनाए और टी हेड के अंदर मैंने एक टी आर यानी रो का टैग। सही है, जिसे हम बताते हैं कि ये हमारे पास एक रो है। सही है, तो मैंने एक रो का टैग बनाया और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह कमेंट करूँगा। कमेंट करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूँगा तो हमारे पास वो लाइन कमेंट हो जाएगी। अब मैं टी बॉडी के अंदर आऊँगा और इसके अंदर टी आर के कुछ टैग बनाऊंगा और फिर उसके अंदर मैं टी डी के टैग बनाऊंगा जो सिंपल उसके चाइल्ड टैग है। सही है, जो हम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। सही है, टी डी और टी एच। तो सिंपल मैं टैग का नाम लिखूंगा और मल्टीपल का साइन डालूंगा। उसके बाद मुझे जितने टैग चाहिए उतना मैं काउंट लिखूंगा, फिर इंटर प्रेस कर दूंगा। सही है, तो उतने टैग मेरे पास बनकर आ जाएंगे। जैसे मैंने 4 लिखा और इसको इंटर किया तो आप देख सकते हैं। इस तरह आप खुद ट्राई करें तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसके अंदर कुछ इसके चाइल्ड टैग बनाऊँगा और नीचे से गो लाइव से मैं कोड को रन कर दूँगा। सही है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्टॉक डाटा के नाम से एक H1 का टैग आया है। तो मैं नीचे अब एक टेबल बनाऊंगा जल्दी से। तो इस तरह मैंने टी हेड के अंदर एक टी आर का टैग बनाया है। अभी उसके अंदर मैं कुछ टी एच के टैग बनाऊंगा और इसके अंदर कुछ डेटा रखूँगा। फिर मैं टी बॉडी के टी आर टैग्स के अंदर कुछ टी डी के टैग बनाऊँगा। तो मैंने सिंपल टी एच टैग का नाम लिखा, मल्टीपल का साइन डाला और नंबर लिखा। उसके बाद मैंने एंटर किया तो मेरे पास 4 टैग बनकर आ गई। सही है, अब मुझे 4 जगह एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो मैं आल्ट को प्रेस रखूँगा और जिस जगह सेलेक्ट करने हैं मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा। सही है, तो वो जगह हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इस तरह दूसरी जगह मैं सेलेक्ट करूँगा और इस तरह हमारे पास 3-4 जगह सेलेक्ट हो जाएंगी और वहाँ पर हम
अपना डाटा बआसानी लिख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने एक TR का टैग बनाया है और इसके अंदर मैंने 4 कॉलम सिंपल बनाए, सही है, TH के नाम से। तो सेकंड रो हमारे पास आएगी T बॉडी के अंदर, सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी हमारे पास और रो होगी वो हमारे पास आएंगी T बॉडी के अंदर। तो मैं इस तरह कुछ इसको कमेंट देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमारे पास कौन सी रो है, सही है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा थर्ड रो, ये हमारे पास थर्ड रो है, इसके नीचे वाला हमारे पास फोर्थ रो है और इसके नीचे हमारे पास फिफ्थ रो है, सही है। अब मैं हर रो के अंदर 4 कॉलम्स बनाऊंगा TD की मदद से, सही है। तो मैं सिंपल टैग का नाम लिखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा और सिंपल नंबर लिखूंगा जितने टैग्स मुझे चाहिए। मुझे 4 टैग्स चाहिए तो मैं फोर्थ लिखूंगा, 4 लिखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन डालकर 4 लिखूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा, सही है। तो मेरे पास सिंपल 4 टैग आ जाएंगी। अब मैं इन सब को एक साथ सेलेक्ट करूंगा तो मैं आल्ट के बटन को प्रेस रखूँगा और कर्सर जिस जगह मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो वो जगह सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, सही है, टेबल बॉडी। तो ये हमारे पास टेबल बॉडी है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिंपल समझाने के लिए कुछ इस तरह लिखा है इसके अंदर। अब मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा और लास्ट 3 रोज़ के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, सही है। तो ये हमारे पास 3 रोज़ हो गई। अब मैं एक चौथी रो बनाऊँगा और ऊपर का डेटा मैं सारा उसके अंदर पेस्ट करूँगा और इस तरह मैं एक 5वीं रो बनाऊँगा और इसके अंदर मैं वो डेटा पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने सिंपल 5 रो बनाई, सही है, एक T हेड का और 4 रो जो हमारे पास है T बॉडी के, सही है। तो सिंपल हमारे पास एक टेबल का टैग, उसके बाद हमारे पास 2 मेन टैग आ गए, T हेड का और T बॉडी का। फिर T हेड के अंदर हमने एक TR का एक टैग बनाया, उसके अंदर हमने TH के जो कॉलम थे हमने वो लिखे। फिर हमने T बॉडी के अंदर 4 रो बनाई, सही है, और हर रो के अंदर हमने TD यानी कॉलम्स दिए 4-4। तो सिंपल ये हमारे पास 5 रो आ गई और 4 कॉलम, सही है। तो आइए आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाया सिंपल, और ये इसके जो बॉर्डर आपको साइडों में नज़र आ रहा है इसको मैंने ये CSS के ज़रिए से दिया हुआ है, सही है। तो सिंपल आप इसको इग्नोर करें, आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह हम इस पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिंपल समझाने के लिए ताकि पता चले कि हमारे पास कुछ बनकर आया है तो मैंने सिंपल इसको बॉर्डर लगाया। तो अब ये वाज़ा नज़र आ रहा है कि ये एक टेबल है, सही है। तो इसके अंदर फिर हमारे पास एक चीज़ आती है कि हम किस तरह 2 रो को या 2 कॉलम को किस तरह हम मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्सेल शीट के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर वो कहानी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है 2 रो को और 2 कॉलम को मर्ज करना। तो 2 रो को मर्ज करने के लिए हमारे पास रो स्पेन का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम किसी भी TR के अंदर दे सकते हैं। और 2 कॉलम को मर्ज करने के लिए हमारे पास कॉल स्पेन होते हैं, सही है। तो मैं अभी आपके सामने 2 रो को और 2 कॉलम को मर्ज करूँगा ताकि आपको पता चले किस तरह 2 रो मर्ज होती है और 2 कॉलम मर्ज हो सकते हैं, सही है। अच्छा, तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो आखिरी रो है इसके जो आखिरी 2 कॉलम हैं इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, सही है। आखिरी रो के आखिरी 2 कॉलम इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल आखिरी रो के तीसरे कॉलम के अंदर आऊँगा और तीसरे कॉलम के अंदर मैं कॉल स्पेन का एक एट्रीब्यूट बनाऊँगा, सही है। लास्ट रो के मैं तीसरे कॉलम के अंदर आऊँगा और इसके अंदर मैं एक कॉल स्पेन का एट्रीब्यूट लगाऊंगा, सही है। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट रो जो हमारे पास है वो 5th रो है, सही है। तो अब मैं 5th रो के तीसरे कॉलम को चौथे कॉलम के साथ में मर्ज करूँगा। तो सिंपल मैं तीसरे कॉलम के अंदर कॉल स्पेन के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाऊँगा और मुझे जितने कॉलम मर्ज करने होंगे उसके अंदर मैं उतनी काउंट लिख दूंगा। जैसे कि मैंने एक कॉल स्पेन के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाया और इसके अंदर मैंने सिंपल 2 लिखा है। तो इधर आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉलम टेबल से
आउट बाहर आ रहा है, सही है। तो इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर एक कॉलम को रिमूव नहीं किया। तो मैं सिंपल ये आखिरी कॉलम को रिमूव करूँगा ताकि टेबल हमारे पास सही हो जाए। तो अब ये आप देखें कि हमारे पास टेबल बिल्कुल सही हुआ। इसकी मेन वजह क्या थी? मेन वजह इसकी यही थी कि हमने आखिर से एक कॉलम को रिमूव नहीं किया था, सही है। ये बात आपको याद रखनी होगी कि आप किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ मर्ज करना चाहते हो तो दूसरे कॉलम को आप लाजमी तौर पर जो है उड़ाओगे, यानी रिमूव करोगे। इस तरह अगर आपको दो रो के दो कॉलम मर्ज करने हैं तो आपको अगले रो से एक कॉलम उड़ाना होगा, सही है। तो मैंने सिंपल दो कॉलम को मर्ज किए और एक कॉलम को मैंने उड़ाया है ताकि हमारे पास दो कॉलम सही तरीके से मर्ज हो जाए। अब मैं रो को मर्ज करूँगा और मैं रो स्पेन के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाऊँगा। अब आप देख सकते हैं फिर हमारे पास ये इशू आ रहा है। तो इसका मेन वजह यही है कि हमने एक कॉलम नहीं उड़ाया। तो मैं यहाँ पे थर्ड रो से पहला कॉलम उड़ा दूँगा, सही है। थर्ड रो का पहला कॉलम उड़ाऊँगा ताकि हमारे पास टेबल सही बनकर आ जाए और फिर आप देखेंगे कि हमारे पास टेबल सही हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी टेबल बिल्कुल सही बनकर आ गई, सही है। तो इस बात को आप याद रखें कि अगर आपको कोई कॉलम मर्ज करने हैं तो उसमें से आपको नेक्स्ट वाला कॉलम रिमूव करना होगा। इसी तरह अगर आप कोई दो रो मर्ज करना चाहते हो तो आपको अगले रो का एक कॉलम उड़ाना होगा, सही है। अगर आप नहीं उड़ाएंगे तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अभी हमने देखा, सही है। तो ये हमारे पास सिंपल दो एट्रीब्यूट्स हो गए, एक रो स्पेन के नाम से और दूसरा कॉल स्पेन के नाम से, सही है। तो इसके ज़रिए से हम दो कॉलम को या दो रोज़ को हम मर्ज कर सकते हैं, सही है। तो हमने देखा बेसिक्स टेबल के अंदर कि हमारे पास एक टेबल का टैग होता है और इसके अंदर फिर हमारे पास दो टैग मेन होते हैं, एक टी हेड का और एक टी बॉडी का। फिर टी हेड के अंदर हमारे पास एक रो होती है जिसके अंदर हम टी एच रखते हैं और टी बॉडी के अंदर हमारे पास बकिया जितने भी रोज़ होते हैं वो हम टी बॉडी के अंदर लिखते हैं। और टी बॉडी के अंदर जो रोज़ हमारे पास होती है उसके अंदर हम टी डी के टैग लगाते हैं, सही है। इसके बाद HTML के अंदर हमारे पास एक फॉर्म आता है कि जिसके ज़रिए हम किसी यूज़र का डेटा गेट कर सकते हैं, सही है। कि वेबसाइट में कुछ इस तरह होते हैं कि हमें यूज़र का डेटा चाहिए होता है तो इसके लिए हम एक फ़ॉर्म बनाते हैं, सही है। तो फॉर्म सिंपल वो यूज़र फिल करते हैं और जब वो सबमिट करते हैं तो उसका डेटा हमारे सर्वर के अंदर आ जाता है, सही है। तो मैं सिंपल यहाँ पे समझाने के लिए एक फॉर्म बनाऊँगा और पहले जो हमने काम किया था इन सब को मैं कमेंट कर दूंगा और दोबारा से एक फॉर्म बनाऊंगा ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सिंपल फॉर्म हमारे पास एक कंटेनर टैग है। अब हम इसके अंदर कुछ इनपुट के टैग बनाएंगे, सही है। इनपुट यानी जिसमें कोई यूज़र अपना डेटा लिखे, जैसे हमारे पास पासवर्ड इनपुट होता है, टेक्स्ट नेम इनपुट होता है, इस तरह ईमेल इनपुट होता है। तो हम इनपुट का टैग बनाएंगे सिंपल और इसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, सही है। जैसे कि हमारे पास टाइप है तो टाइप के ज़रिए से हम उस इनपुट का टाइप बयान करते हैं कि हमारे पास कौन सा इनपुट है। अगर टाइप हमारे पास टेक्स्ट की होगी तो हम समझेंगे कि ये नेम का है, अगर पासवर्ड की होगी तो वो पासवर्ड का, और अगर वो ईमेल का टाइप होगा तो हमारे पास वो ईमेल इनपुट होगा। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इनपुट का नाम लिखा, यानी मैंने सिंपल टैग का नाम लिखा और एक मल्टीपल का साइन डाला, उसके बाद मैंने नंबर लिखा, सही है। जितने मुझे इनपुट के टैग चाहिए थे यानी 3, तो मैंने 3 लिखा। उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरे पास 3 टैग इनपुट के बनकर आ गए, सही है। अब मैं इस पेज के कोड को रन करूँगा और नीचे में गो लाइव के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास सिंपल 3 इनपुट आ गई, सही है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक मसला है, सही है, सारे सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ब्रेक का टैग होता है कि इसको हम यूज़ करके लाइन को ब्रेक कर सकते हैं और बीच में स्पेस ला सकते हैं, सही है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इनपुट आ गई लेकिन वो सेम लाइन के अंदर है। तो मैं एक ब्रेक का टैग लगाऊंगा ताकि इनके दरमियान कुछ स्पेस आ जाए और हमारे पास एक शक्ल बन जाए फॉर्म का, सही है। तो मैं एक दूसरा BR का टैग लगाऊंगा और मैं आउटपुट में जाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं सिंपल हमारे पास 3 इनपुट आ गई, सही है। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि जो BR का टैग हमारे पास है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने
क्या किया था कि उसने जो BR के टैग है इसको क्लोज़ भी किया था, तो इसने अपना जो अमल था वो नहीं किया था, सही है, यानी इसने लाइन ब्रेक नहीं किया था। तो आप इसका ख्याल रखें, सही है, इसको क्लोज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सेल्फ़ क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज़ नहीं किया जाता, सही है। अब मैं इनपुट के सामने कुछ इस तरह नाम लिखूँगा, आप लिख सकते हैं, सही है, जिसके लिए आप फॉर्म बनाना चाहते हो, यूज़र से आप जो डेटा गेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस तरह एक फॉर्म बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल एक नेम लिखा, एक ईमेल और एक पासवर्ड लिखा, सही है। अब मैं इसको टाइप दूंगा, नेम के अंदर मैं इसका टाइप टेक्स्ट रखूँगा, ईमेल के अंदर मैं इसका टाइप ईमेल रखूँगा और पासवर्ड के अंदर मैं इसका टाइप पासवर्ड रखूँगा, सही है। यहाँ आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे टाइप होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट टाइप हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हाइड नहीं कर रहा है, सही है। तो देख रहे हैं ये हाइड नहीं कर रहा है। मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड टाइप दूँगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हाइड कर रहे हैं, सही है। और हमारे पास एक पासवर्ड का इनपुट बनकर आ गया। इसी तरह आप किसी भी इनपुट का टाइप रख सकते हैं, सही है। तो मैंने इस इनपुट का टाइप पासवर्ड रखा है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट हाइड कर रहे हैं, सही है। तो मैं ऊपर यहाँ पर इसको ईमेल का टाइप दूंगा और ऊपर मैं टेक्स्ट ही रहने दूंगा। और यहाँ पर मैं एक और इनपुट बनाऊंगा और इसका मैं टाइप सबमिट रखूँगा, सही है। यानी एक बटन की शक्ल बनाऊंगा कि कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो ये फॉर्म हमारे पास सर्वर के अंदर सबमिट हो जाए, सही है। और इसको मैं एक वैल्यू दूंगा जिसके अंदर मैं इस तरह कुछ लिखूंगा, लॉगिन, सही है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक बटन की शक्ल आई और इसको भी मैं ब्रेक दरमियान में दे दूंगा ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए और मैं BR के टैग लगा दूंगा। तो अब हमारे पास एक सिंपल फॉर्म आ गया। 3 हमारे पास इनपुट और एक सबमिट का इनपुट आया, सही है। अब मैं चाहता हूं कि कोई ये नेम, ईमेल और पासवर्ड जो लिखा हुआ है इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो हमारे पास इसके सामने जो इनपुट है वो सेलेक्ट हो जाए, सही है। तो इसके लिए मैं सिंपल एक लेबल का टैग बनाऊंगा और उसके अंदर मैं एक फॉर का एट्रीब्यूट बनाऊंगा। लेबल के अंदर मैं एक फॉर का एट्रीब्यूट बनाऊंगा और उसके अंदर एक नाम दूंगा, फिर वही नाम मैं इनपुट के ID एट्रीब्यूट के अंदर दूंगा, जैसे कि अभी आप देखेंगे, सही है। मैं चाहता हूं कि कोई नेम के ऊपर क्लिक करे और हमारे पास ये इनपुट सेलेक्ट हो जाए, तो मैं उस नेम को उठाऊंगा और लेबल टैग के अंदर उसको रख दूंगा, सही है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बाकी जो इनपुट है इनको भी मैं लेबल दे दूंगा, सही है। और इस इनपुट का जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो हम इस लेबल के अंदर रख देंगे। इस तरह मैं तीसरे इनपुट को एक लेबल दूंगा और पासवर्ड को कट करूंगा और उस लेबल के अंदर पेस्ट कर दूंगा, सही है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इनपुट सेलेक्ट नहीं हो रहा, सही है। इसमें अभी एक काम बाकी है कि हम जाएंगे फॉर के अंदर, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम एक नाम देंगे और हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिंपल नेम इनपुट लिखा है और मैंने जिस तरीके से लिखा है इसे हम कन्वेंशन कहते हैं, सही है। इसमें हमारे पास कुछ टाइप होती है, सही है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास एक कैमल केस होता है, सही है, और हमारे पास एक पास्कल केस होता है, और एक ये है कि दरमियान में हम अंडरस्कोर डालते हैं और फिर जो है टेक्स्ट लिखते हैं, सही है। तो ये भी हमारे पास एक कन्वेंशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल फॉर के अंदर एक नेम लिखूँगा और सिंपल वही नेम मैं ID के एट्रीब्यूट के अंदर लिख दूँगा, सही है। यानी जिस इनपुट को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके ID एट्रीब्यूट के अंदर उसी लेबल के फॉर का सेम नेम देंगे, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने पासवर्ड इनपुट
एक नेम दिया फॉर के अंदर और वही सेम नेम मैंने आईडी के अंदर दिया। अब अगर कोई ईमेल के ऊपर क्लिक करेगा तो ईमेल का इनपुट सेलेक्ट होगा, और कोई नेम के ऊपर क्लिक करेगा तो नेम का इनपुट, और अगर कोई पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो पासवर्ड का इनपुट हमारे पास सेलेक्ट होगा। अब यहाँ आप देखिए कि मैं जिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका इनपुट सिंपल सेलेक्ट हो रहा है, सही है। तो ये काम हमारे पास लेबल करते हैं, सही है, कि किसी इनपुट को हम उसके नाम के ज़रिए से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसी नाम को हम लेबल के अंदर रखते हैं, और फिर उसी इनपुट के आईडी का सेम नाम उस लेबल के फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम देते हैं, सही है। तो मैंने 3 इनपुट के टैग बनाए फॉर्म के अंदर, और मैंने 3 लेबल के टैग बनाए, और मैंने एक सबमिट का बटन बनाया, सही है। फिर इसके अंदर हमारे पास इनपुट के कुछ और टाइप्स आती है कि जिसके यूजेज इतना नहीं होता, जैसे कि हमारे पास नंबर है और डेट वगैरह। अच्छा, फॉर्म के टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है एक्शन के नाम से, सही है। मैंने जैसे कि ये पूरा फॉर्म बनाया, मैं चाहता हूँ ये फॉर्म कहीं सबमिट हो जाए, सही है, लाजमी तौर पर ये कहीं सबमिट होगा, तो इसके लिए हम एक एक्शन का एट्रीब्यूट बनाते हैं, और इसके अंदर हम जो लिंक देते हैं तो ये फॉर्म जो हमारे पास होता है सिंपल उसी लिंक पर चला जाते हैं, सही है। अब अगर यहाँ पर आप देखें, मैंने पेज को रिलोड किया है और ऊपर इसका जो यूआरएल आ रहा है ये, और एक्शन के अंदर हमारे पास जो यूआरएल हमने दिए सिंपल ये दोनों सेम है, सही है। लेकिन ये यूआरएल है नहीं, चूँकि हमने अपने से एक यूआरएल बनाया है तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा, सही है। अगर ये हमारे पास किसी सर्वर का यूआरएल होता तो इस पर ये फॉर्म हमारे पास सबमिट हो जाता, सही है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो मैं फॉर्म को सबमिट करना चाहता हूँ, लेकिन ये सबमिट नहीं हो रहा, यहाँ पर एरर दे रहे, सही है। और यह एरर क्यों दे रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर आउटपुट के अंदर ईमेल नहीं लिखा है, सही है, इस वजह से ये एरर दे रहे। तो इसको संभालने के लिए हमारे पास जो ईमेल का टाइप होता है वो इसी के लिए सिंपल यूज़ होता है कि हम किसी इनपुट के अंदर ईमेल का टाइप देते हैं, तो जब कोई यूज़र उसके अंदर ईमेल नहीं लिखेगा तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बल्कि वो यूज़र को रोकेगा कि आप अपना ईमेल यहाँ पर लिखे, फिर ये सबमिट होगा, सही है। तो ये काम सारा कौन संभालता है, ये हमारे पास टाइप ईमेल संभालते हैं, सही है। अगर यहाँ पर कोई ईमेल नहीं लिखेगा तो ये फॉर्म आगे सबमिट होने नहीं देगा, और फॉर्म को रोक लेगा जब तक यूज़र पूरा ईमेल ना लिखे, सही है। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ जैसे ही ईमेल पूरा लिखूँगा अपने से, जो ईमेल भी हो, तो हमारे पास फॉर्म रिलोड होना शुरू हो जाएगा, सही है। एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ और फिर लॉगिन करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये रिलोड हो रहा है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सर्वर का लिंक नहीं है तो इस तरह कुछ एरर शो कर रहे हैं, सही है। मैं यहाँ पर सिंपल एक H1 का टैग बनाऊँगा, और फिर हम देखेंगे कि इनपुट के अंदर हमारे पास और कौन कौन से टाइप आते हैं, सही है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इस तरह कुछ फेसबुक लिखा, और अब मैं इसको H1 के टैग के अंदर रख दूँगा, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी कुछ पता लग रहा है कि हमारे पास एक फॉर्म है, सही है। अब हमारे पास इनपुट के कुछ और टाइप हैं, सही है, जो यूज़ होते हैं लेकिन अक्सर जगहों पे यूज़ नहीं होते, सही है। इसमें हमारे पास एक डेट होता है, तो सिंपल मैं एक डेट का इनपुट बनाऊंगा और उसके लिए मैं एक लेबल बनाऊंगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर इनपुट्स के लिए बनाए थे, सही है। और मैं यहाँ पर इसका टाइप चेंज कर दूंगा और यहाँ डेट लिख दूंगा, सही है। ऊपर मैं यहाँ पर भी डेट लिख दूंगा ताकि पता चले कि ये हमारे पास एक डेट का इनपुट है, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डेट की शक्ल में एक इनपुट आ गई। और मैं यहाँ पर इसके अंदर 2 ब्रेक के टैग लगाऊंगा ताकि दरम्यान में थोड़ा स्पेस आए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेट का इनपुट आया, सही है। और मैं इसके फॉर के अंदर नाम चेंज कर दूंगा, सही है। पासवर्ड को रिमूव करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ।
सही है। तो मैं डेट इनपुट लिखूँगा और इसको मैं दूसरे कन्वेंशन के अंदर लिख सकता हूँ। सही है। जैसे कि हमारे पास एक कैमल केस होता है और एक पास्कल केस है। सही है। जिस पे मैं चाहूँ लिख सकता हूँ। सही है। ये ऐसे कन्वेंशन है कि हर वेबसाइट वाले इसको फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि जो गूगल वेबसाइट वाले हैं वो भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सही है। और यहाँ पर मैंने एक नीचे नंबर का इनपुट बनाया और इसके टाइप को मैंने चेंज करके नंबर रखा। सही है। और इसके लेवल के अंदर मैं कुछ इस तरह लिखूँगा। सही है। यहाँ पर फॉर में इसका नेम भी चेंज कर दूँगा और दूसरा नेम रख दूँगा। सही है। क्योंकि अगर मैं नेम चेंज नहीं करूँगा तो इसमें जिस इनपुट का नेम लिखा होगा फिर वही इनपुट सेलेक्ट होगा। सही है। अगर कोई चूज़ नंबर पर क्लिक करेगा तो फिर वही इनपुट सेलेक्ट होगा। तो मुझे जो इनपुट सेलेक्ट कराना है उसी इनपुट के आईडी का नाम मैं फॉर के अंदर दूंगा। सही है। तो ये हमारे पास एक नंबर टाइप है। काउंटिंग के लिए हम सिंपल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होता है। तो मैं एक दूसरा इनपुट बनाऊंगा और यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं इसके भी नेम और टाइप चेंज कर दूंगा। सही है। ये जो टाइप है इसको हम चेक बॉक्स कहते हैं। सही है। अगर आपने देखा होगा फॉर्म के आखिर में आते हैं। सही है। कि जिसके साथ कुछ इस तरह लिखा होता है कि आर यू एग्री। सही है। तो इस तरह कुछ वर्ड लिखे होते हैं और इसके आगे एक टिक का निशान होता है, उसके लिए हम चेक बॉक्स टाइप यूज़ करते हैं। सही है। यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह चेक बॉक्स का इनपुट आया। सही है। इसका मैं आईडी और फॉर का नेम भी चेंज कर दूंगा। बीच में मैं 2 ब्रेक के टैग लगाऊंगा ताकि दरम्यान में कुछ स्पेस आ जाए। अब आप इस पर टिक करें तो ये टिक होगा, दोबारा टिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। सही है। इसके साथ हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया होता है। सही है। टेक्स्ट एरिया क्या चीज़ है तो अब हम इसे देखेंगे ये क्या चीज़ होता है। तो आउटपुट में देखते हैं इसको भी हम सिंपल एक लेबल देंगे कि कोई उस लेबल के ऊपर क्लिक करे और हमारे पास टेक्स्ट एरिया का जो टैग है वो सिलेक्ट हो जाए। सही है। ये भी हमारे पास फॉर्म के अंदर या HTML के अंदर एक टैग है। सही है। मैं यहाँ नेम और फॉर के अंदर एक सेम नेम लिखूँगा ताकि कोई लेबल के ऊपर क्लिक करे और हमारे पास टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट हो जाए। सही है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास एक प्लेस होल्डर के नाम से एक एट्रीब्यूट आता है। तो अगर आप देखें तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। सही है। अब मैं ये नाम चेंज करूँगा और मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिख लिया। सही है। और अब मैं यहाँ पर एक 2 ब्रेक के टैग लगाऊंगा ताकि बीच में हमारे पास कुछ स्पेस आ जाए। सही है। तो अब हमारे पास दरमियान में स्पेस आ गई। सही है। अब अगर आप टेक्स्ट एरिया के अंदर देखें तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सही है। तो हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट बनाएंगे और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, राइट योर कमेंट। सही है। और अब आप ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास राइट योर कमेंट आ गया। सही है। तो इससे यूज़र समझ जाता है कि ये मेरे से क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे। सही है। तो इस तरह प्लेस होल्डर हम इनपुट के अंदर किसी भी इनपुट के अंदर हम दे सकते हैं। सही है।
तो हमारे पास एक फॉर्म की शक्ल आ गई। सही है, सिंपल हमने इसके अंदर कुछ इनपुट पढ़े और लेबल को हमने देखा, और फिर हमने टाइप के हवाले से कुछ देखा कि टाइप क्या होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं। सही है, टाइप के अंदर हमने नंबर देखा, ईमेल देखा, पासवर्ड देखा, टेक्स्ट देखा, और हमने टेक्स्ट एरिया के बारे में देखा कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है। अब हम कुछ सेलेक्ट टैग के बारे में देखेंगे कि HTML के अंदर सेलेक्ट टैग क्या होते हैं, और इसके अलावा अदरवाइज़ हमारे पास HTML के अंदर और कौन कौन से टैग होते हैं। सही है, और हमने पहले जो सेलेक्ट टैग के बारे में पढ़ा था इसको मैं कमेंट करूँगा और दोबारा से सेलेक्ट टैग बनाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सही है, ये मैंने कमेंट किया Ctrl+// से। सही है, अब यहाँ पर मैं एक सेलेक्ट का टैग बनाऊँगा जो कि हमारे पास एक कंटेनर टैग है, और इसके कुछ हमारे पास चाइल्ड होते हैं। सही है, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है। सही है, मैं इस तरह एक H1 का टैग बनाऊँगा और उसके अंदर मैं कुछ इस तरह टेक्स्ट लिख सकता हूँ। सही है, अब मैं नीचे से इस पेज का कोड रन करूँगा और आउटपुट देखूँगा कि हमारे पास कोड रन हो रहा है या नहीं। तो ये हमने देखा कि हमारे पास कोड रन हो रहा है। सही है, और मैं इस एंकर टैग को भी कमेंट करता हूँ। सही है, अब मैं बिल्कुल शुरू से सेलेक्ट टैग बनाऊँगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेलेक्ट टैग के अंदर हमारे पास कौन से टैग्स होते हैं। सही है, तो सिंपल हमारे पास एक HTML के अंदर सेलेक्ट टैग होता है, इसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। सही है, एक नेम और एक ID। सही है, तो सेलेक्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही टैग होता है और वो ऑप्शन का टैग है। सही है, मैं कुछ इस तरह टैग बनाऊंगा, और मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि किसी भी टैग का नाम लिखूँ और इसके सामने मल्टीपल का साइन डालूँ, उसके बाद मुझे वो टैग जितनी चाहिए वो नंबर लिखूँ। सही है, तो मैंने ऑप्शन के टैग का नाम लिखा और मैंने मल्टीपल का साइन डाला, और मुझे 3 टैग चाहिए तो मैंने 3 लिखा और एंटर प्रेस किया तो मेरे पास 3 टैग बनकर आ गई। सही है, इसके अंदर मैं अभी कुछ इस तरह लिखूँगा और सेकंड में मैं CSS और थर्ड में मैं जावा लिख दूँगा। सही है, अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं इसे किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सही है, और यहाँ पर मैं इसको भी लेबल दे सकता हूँ, जैसे कि अभी हमने इनपुट के टैग के अंदर हमने पढ़ा, और मैं लेबल के अंदर कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। फिर मैं लेबल के अंदर लेबल के 4 के अंदर कुछ नेम लिखूँगा और वही सेम नेम मैं इसके टैग के अंदर दूंगा, यानी सेलेक्ट टैग के अंदर, ताकि जो चूज़ योर स्किल के ऊपर क्लिक करे तो सिंपल हमारे पास सेलेक्ट का जो टैग है वो सेलेक्ट हो जाए। सही है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूँगा फॉर के एट्रीब्यूट के अंदर, और मैं अंडरस्कोर डालूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूँगा। सही है, सेम यही मैं ID के अंदर लिख दूँगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास ये सेलेक्ट का जो टैग है वो सेलेक्ट हो रहा है। सही है, तो ये हमारे पास सेलेक्ट टैग था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है। सही है, और हमारे पास इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक नेम और एक ID। सही है, फिर इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू होता है। सही है, वैल्यू के अंदर हम उस टैग का नाम लिखते हैं ताकि सर्वर को पता चले कि ये जो यूज़र जो टैग सेलेक्ट कर रहा है ये कौन सा टैग है। ये तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मैं जावा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो जावा सेलेक्ट हो रहा है, मैं CSS सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो CSS, लेकिन सर्वर को कैसे पता चलते है, वो इस वैल्यू टैग से पता चलते। सही है, अब हम वीडियो टैग
के हवाले से कुछ देखेंगे। मैं यहाँ पर W3 स्कूल वेबसाइट के अंदर आया हूँ। एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप यहाँ पर भी इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सही है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो का टैग मैंने सर्च किया तो मेरे सामने ये वीडियो का टैग आ गया। सही। अब यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर कोई चीज़ हटा कर देंगे या कोई चीज़ लगा कर देंगे तो वो चेंजेस अगर आप वेबसाइट के ऊपर रन करेंगे तो वो चेंज उसके ऊपर होगी। सही है। प्रैक्टिस के लिए उन लोगों ने ये एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट उन लोगों ने बनाई है। तो मैं यहाँ पर एक H1 का टैग बनाऊँगा और इसके अंदर कुछ इस तरह लिखूँगा। फिर यहाँ पर मैं वीडियो का टैग बनाऊँगा। और अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, एक विड्थ और एक हाइट। सही है। सिंपल ये हम किसी इमेज या किसी वीडियो का साइज़ कंट्रोल करने के लिए हम ये एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिसको हम CSS के अंदर तफसील के साथ पढ़ेंगे। सही है। नीचे हमारे पास सोर्स के जो दो टैग है, इसके अंदर हम अपनी वीडियो का पाथ देते हैं, चाहे रिलेटिव पाथ हो या एब्सोल्यूट। सही है। तो ये हमारे पास एक वीडियो की शक्ल आई है। चूँकि हमने यहाँ पर कोई लिंक नहीं दिया और जो इसका अपना लिंक था वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा। सही है। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास वीडियो शो नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी कम कर दूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास देख रहे हैं कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। सही है। अदरवाइज़ इसके अलावा हमारे पास HTML के अंदर एक सेक्शन होता है। सही है। कि हम एक पेज के अंदर कई सेक्शन बनाने के लिए इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। और एक नेव का टैग होता है जिसको हम नेविगेशन बार के अंदर यूज़ करते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास एक फुटर होता है जो आपको होम पेज के बिल्कुल नीचे नज़र आते हैं। सही है। और एक हेडर होता है। सही है। अब मैं इस कोड को कॉपी करके एक सेक्शन इसका बना सकता हूँ। सही है। तो मैं इसको मुकम्मल कॉपी करूँगा और इसको मैं एक सेक्शन के टैग के अंदर डाल दूँगा। सही है। ये हमारे पास एक सेक्शन बन जाएगा। सही है। इसके अंदर मैं कुछ भी आईडी दे सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह आईडी दूँगा ताकि जब इसके ऊपर मुझे कोई स्टाइल देना हो तो मैं इस आईडी को टारगेट करके इस सेक्शन को मैं स्टाइल दे सकता हूँ। सही है। एक साथ तो इसके अंदर मैंने एक आईडी का एट्रीब्यूट लगाया। सही है। और अगर मैं आउटपुट के अंदर देखूँ इसको तो हमें कोई चीज़ शो नहीं होगा। वजह ये है कि ये भी हमारे पास एक कंटेनर टैग है। सही है। अब इस वेबसाइट के टॉप पर जो आपको ये नज़र आ रहा है C++, हाउ टू W3 CSS, जावा, PHP, पाइथन, ये सारे जो लिखे हुए हैं और ये ब्लैक पट्टी जो है इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। सही है। नेविगेशन मीन रास्ता दिखाना। सही है। कि हम यहाँ पर यूज़र को रास्ता दिखाते हैं कि हमें इसको कहाँ पर लेके जाना है। सही है। हम मेन चीज़ नेविगेशन बार के अंदर रखते हैं। और ये साइड बार जो आपको नज़र आ रही है इसको हम साइड बार कहते हैं। इसको भी हम यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर हमारे पास इसका इतना यूजेज नहीं होता। अक्सर ये आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर नज़र आएगा। सही है। जैसे कि हमारे पास अमेज़ॉन हो गई वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक जो पैनल जैसा है बिल्कुल होम पेज के नीचे हमें नज़र आ रहा है। इसको हम फुटर कहते हैं। सही है। ये हमारे पास फुटर होता है, ये साइड बार और ये ऊपर जो है इसे हम नेविगेशन बार कहते हैं। सही है। तो इस एक क्लास के अंदर हमने देखा कि HTML क्या होता है और इसका यूजेज क्या है और HTML कोड किस तरह लिखा जाता है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट पढ़ा। सही है। और इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास CSS है। सही है। CSS के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारा कल से होगा इंशाल्लाह।